नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो, इतिहास शब्द का मतलब समझिए। पहले इतिहास किसे कहा जाता है ये समझिए। इतिहास किसे कहा जाता है, ठीक है? इतिहास किसे कहा जाता है? तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दूं, सिंपल सी परिभाषा में बताऊं कि इतिहास क्या है, तो प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई है उनका वर्तमान में जो हम अध्ययन करते हैं, उन उसको ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है? जो इतिहास है उसको, जो इतिहासकार हैं उन्होंने मुख्यतः 3 पार्ट्स में विभाजित किया है, क्योंकि मानव सभ्यता से लेके अभी तक का जो इतिहास है ना, बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे, जो इतिहासकार है उन्होंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। काल, ठीक है? 3 पार्ट्स में इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव को न तो लिपि लिपि मतलब लिखने का ज्ञान नहीं था, न तो लिपि का ज्ञान था, ठीक है? और न ही वो करना था, पढ़ना लिखना जानता था। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है? उसकी जो लिपि थी उसको अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान भी था और उस लिपि को हम अभी वर्तमान में पढ़ते भी है। ठीक है? तो ये थोड़ा एक बार मोटा-मोटा याद रख लेना। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल जो है वो भारत का, जैसे पाषाण कालीन सभ्यताएँ वगैरह हो गई, ये सब किसमें आती है? प्रागैतिहासिक काल आती है। लेकिन अगर आद्य-ऐतिहासिक काल की बात करें तो हम इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर लोगों के पास लिपि थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे हम नहीं पढ़ पाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आई। जब 600 बीसी से, 600 बीसी से या ईसा पूर्व से बाद वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम रखते हैं किसमें? ऐतिहासिक काल में रखते हैं, बिल्कुल ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में। तो राजस्थान में कौन-कौन सी सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई, तो सबसे पहली हम बात करने वाले हैं वो है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा जो है, ये जो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका ही एक टीला है कालीबंगा। और ये कहाँ पे, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़। अगर मैं बात करूँ इसकी खोजकर्ता की, तो जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष थे। 1952 में अमलानंद जो घोष थे उन्होंने इसकी खोज या उत्खनन करवाया था सबसे पहले। आपको बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 69 के बीच में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा क्या करवाया गया? इसका करवाया गया। इसके अलावा ये जो लोग थे, जेवी जोशी हो गए, एमडी खरे हो गए, केएम श्रीवास्तव हो गए, एसपी जैन हो गए, इनके द्वारा भी इनका उत्खनन करवाया। लेकिन अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो। बीबीलाल बीके थापर में आपका काम चल जाएगा। आगे देखिए, अगर बात करें हम लोग किस नदी के किनारे स्थित है, ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। देखिए, वर्तमान में जो सरस्वती नदी, ऐसा इतिहासकार या भूगोलवेता कहते हैं कि जो वर्तमान में जो घग्गर रिवर है ना, ये पहले सरस्वती रिवर के नाम से जानी जाती है और वर्तमान में ये क्या हो गई? जमीन के अंदर अदृश्य हो गई। मतलब अगर बात करें हम लोग कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। देखो, काली मतलब काली, और बंगा मतलब, बंगा का पंजाबी भाषा का शब्द है। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, ठीक है? पंजाबी भाषा में आ गई बात समझ में? पंजाबी भाषा में बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां इसे कहा जाता है। याद रखना, शाब्दिक अर्थ आ जाता है। और महत्वपूर्ण जो हमारे ज्यादातर आता है वो क्वेश्चन आता है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, या किसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है? तो कालीबंगा को कहा जाता है। और किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है? और पहली दूसरी की बात करें तो पहली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है? ये दो हो गई। इसके बाद कालीबंगा को कहा, कालीबंगा, ठीक है? आगे बात समझ में? आगे देखिए, अब हम यहाँ से जो प्रमुख प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई ना, उसके बारे में बात करेंगे।
देखिए कौन-कौन सी वस्तुएँ हमारे को प्राप्त हुई है यहाँ से। तो हड़प्पा कालीन युग के 5 स्तर हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। जो हड़प्पा कालीन युग है उसके कितने स्तर मिले हैं हमारे को यहाँ से 5 स्तर मिले हैं। यहाँ से पूरा हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा और हमारे को पूरा हड़प्पा के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। देखिए क्या होता है ये उत्तर हड़प्पा। देखिए अगर हम बात करें, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, पूरा हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ठीक है, 3 हो गए। पूरा हड़प्पा किसे कहा जाता है? जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो हमने रख रखा है एनसीईआरटी के अनुसार बात करते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये सभ्यता थी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कोई अपने को चीज मिलती है, जैसे वो मिली अपने को 2800 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व की कोई चीज मिली, तो उसको हम लोग रखेंगे पूरा हड़प्पा के अंदर, मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के काल से पहले। लेकिन अगर हमारे को चीज मिलती है 1900 के बाद, जैसे 1500 बीसी की हमारे को कोई चीज मिली, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? उसको हम रखेंगे, हम उसे रखेंगे उत्तर हड़प्पा में रखेंगे, क्योंकि ये हड़प्पा तो कब खत्म हो गई थी हमारे 1900 बीसी में खत्म हो गई थी, तो इसे हम रखेंगे उत्तर हड़प्पा में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, पूरा हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो ईट, यहाँ से सूर्य से तपी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ज्यादातर जो ईंटें हैं यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, या सूर्य से तपी हुई जो ईंटें हैं ना उनका प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण ही इस बस्ती को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन, दीनहीन बस्ती कहा जाता है, दीनहीन बस्ती इसे कहा जाता है। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से स्थल को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। देखो यहाँ से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। याद रखना अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ से लकड़ी की नालियां हमारे को मिली है। क्या मिली है? लकड़ी की नालियां हमारे को यहाँ से मिली है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, और ये पूर्व हड़प्पा कालीन था। मैंने समझा ही दिया पूर्व हड़प्पा कालीन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड मिले। अग्नि वेदिका या अग्निकुंड हमारे को यहाँ से 7 देखने को मिलते हैं। देखो एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन देखने को मिलता है। एक जो मुद्रा थी उस पर व्याघ्र का अंकन यहाँ पे हुआ है। मिट्टी की ऋषभ की आकृति हमारे को यहाँ से देखने को मिलती है। देखो यहाँ से हमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण का क्या मतलब है? देखिए पूर्ण समाधिकरण का मतलब तो हो गया कि शव को पूरा का पूरा किसमें दफना देना? हमारे कब्र में दफना देना। आंशिक समाधिकरण से क्या मतलब है? आंशिक समाधिकरण से मतलब है कि जो शरीर होता है उसको जंगल में पहले छोड़ देना खुला, और जब उसको जंगली जानवर खा जाएंगे तो जो बाकी की जो हड्डियां होती है उसे कहाँ पर दफना देना, बाकी की जो हड्डियां होती है उसे दफना देते हैं लोग। और एक होता है दाह संस्कार या कलश संस्कार, संस्कार भी कहते हैं अपन, कलश। देखो इसमें क्या होता है कि जो शरीर है जैसे हिंदुओं में करते हैं ना, उसको जला दिया जाता है, फिर जो जली हुई जो हड्डियां या राख को एक कलश में रख के उसको दफना दिया जाता है। इसे दाह संस्कार या कलश संस्कार संस्कार कहते हैं। तो यहाँ से हमें तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एक बच्चे की खोपड़ी पर हमें कुछ छिद्र मिले हैं जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा रही हो। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो भूकंप के साक्ष्य भी है वो हमें कालीबंगा से ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आज ये राजस्थान की जो इतिहास की जो सीरीज है इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आर्ट।